बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 से ये टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे। नहीं सर, अगर हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानते होते तो आपको क्यों जहमत देते? अरे भाई, मैं तो आपको पढ़ाने ही आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग जिन्होंने मुझे फरमाइश की है स्पेक्ट्रम का आर्टिकल पढ़ाने के लिए, वो स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि और टीचर से आपने नहीं पढ़ा होगा, मगर कुछ बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में वो आपके सामने बयान की जाएंगी। जनाबे वाला, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखेंगे आपके सामने कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है द विजुअल डिस्प्ले or dispersion of white light. The visual display or dispersion of white light into its component when passed through prism is known as is called स्पेक्ट्रम। वाह भाई वाह, हमने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। इसको समझाने से पहले एक दफा मैं देख लूं कि क्या कैमरा सही चल रहा है। थोड़ा सा, जी बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ गया, मैंने कैमरे में देख लिया। तो जनाब, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ना हम आपको एक बात बताएंगे। वो बात क्या है सर? वो बात ये है कि ये एक प्रिज्म बनाने लगा। ये आपने फिजिक्स के टीचर से पढ़ा सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा, शीशे का बना होता है प्रिज्म। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया। अब हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं वाइट लाइट। क्या लेते हैं जनाब? वाइट लाइट। सर, ये वाइट लाइट जो है ये कहां से आती है मेरे बेटे? ये वाइट लाइट सूरज से आती है। सूरज, सनलाइट को वाइट लाइट कहते हैं, जो हमें नजर आती है। या फिर इनकैंडिसेंट बल्ब जो होते हैं, वाइट बल्ब जो हमारे घरों में लगे होते हैं, उनसे जो लाइट निकलती है उसको भी हम जो है वाइट लाइट का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि जो लाइट होती है, लाइट वो वेव्स की सूरत में सफर करती है। तो इसीलिए जो लाइट है उसका दूसरा नाम हम वेवलेंथ भी कह सकते हैं। यानी जितनी भी रेडिएशंस हैं हम उन्हें वेवलेंथ कह सकते हैं। वेवलेंथ का लफ्ज अगर मैं यूज करूंगा लेक्चर में तो इसका मतलब होगा कि मैं बात कर रहा हूं रेस की, लाइट की, फोटॉन्स की। ठीक है, तो क्योंकि लाइट हमेशा वेव्स की सूरत में सफर करती है तो इसलिए हम इनको वेवलेंथ भी कह सकते हैं। जो वेव्स होती हैं उनमें वेवलेंथ होती है। तो ये जो व्हाइट लाइट होती है ये जहां से भी आए, व्हाइट लाइट जहां से भी आए, चाहे सन से आए चाहे किसी बल्ब से आए, इस व्हाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या होता है? जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है मेरे बेटे, तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद जब प्रिज्म से बाहर कुछ चीजें निकलती हैं, इस तरफ से ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। कौन? व्हाइट लाइट। आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो है दिस इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये 7 रंगों का मजमुआ है। व्हाइट लाइट जो है इसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर। और जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये अपने 7 कलर्स में बिखर जाती है। व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है।
तो जब प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं और प्रिज्म में से गुजरने के बाद ये लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है। किताब वाला कहता है 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है व्हाइट लाइट, या फिर 7 तरह की वेवलेंथ्स में ये बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये कौन से कलर हैं? इन कलर्स में एक वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये एक लफ्ज है, ये एक शॉर्टकट है, विब, VIB, विब GYOR, विब गायर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। तो ये तमाम कलर्स आ जाते हैं जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास आउट करती है। तो ये जो कलर्स आते हैं, इन कलर्स की जो बैंड्स आती हैं, इन कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस जगह पर जो कलर्स आएंगे, इन कलर्स को स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाएगा और हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले, आंखों से नजर आने वाली डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले, द विजुअल डिस्प्ले, या फिर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट व्हेन पास्ड थ्रू प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जनाबे वाला, हमने पढ़ा कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म की यह खासियत है कि वो व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देता है, उसके कंपोनेंट में डिस्पर्स कर देता है, तोड़ देता है, बिखेर देता है उसके कंपोनेंट को, बिकॉज व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। और इन कलर्स की बैंड्स को, इन कलर्स को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। इस पूरे विजुअल डिस्प्ले को स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब अगली बात सुनिएगा, जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो आप देखें ये प्रिज्म में से व्हाइट लाइट आई तो फिर इसने अपना रास्ता मोड़ लिया, ये चेंज हो गया। इसका जो रास्ता, जिस तरह से ये आ रही थी सीधी, ये वैसी नहीं निकली, यूं इधर इधर नहीं आई, ये मुड़ गई। ये देखिए, ये अपना रास्ता चेंज कर चुकी हैं। तो इस रास्ता चेंज करने को कहते हैं बेंडिंग। क्या कहते हैं जनाब? बेंड हो जाना, मुड़ जाना, बेंडिंग। या फिर इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल हुआ है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग या फिर रिफ्रैक्शन। ओके, ये जो कलर्स हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ रखने वाले कलर्स, ये बेंड हो रहे हैं या रिफ्रैक्ट हो रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इनकी जो बेंडिंग या रिफ्रैक्शन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये पॉइंट समझने वाला है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब क्या है कि अगर ये जो लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, इसके अंदर जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ इनकी बेंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर बड़ी वेवलेंथ के कलर्स होंगे, बड़ी वेवलेंथ की रेज होंगी, तो उनकी बेंडिंग कम होगी। अगर छोटी वेवलेंथ के कलर्स होंगे तो उनकी बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे कि आप देखें, वायलेट कलर की बेंडिंग बहुत ज्यादा है, ये बहुत नीचे है, बेंड है, और ऊपर रेड कलर की जो बेंडिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये बात हम आगे चल के भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये रेड कलर की वेवलेंथ का ज्यादा क्यों है और वायलेट कलर की वेवलेंथ कम क्यों है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमने स्पेक्ट्रम को समझ लिया। अब जनाब एक और टर्म है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम है जनाब? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या बला है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ साइंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी in which we study spectrum। हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करें जिस ब्रांच में, उसे हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता चलूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की फिर टाइप्स हैं। हम हायर लेवल पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम पढ़ते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी,
हम पढ़ते हैं NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हम पढ़ते हैं मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज हम डिस्कस करते हैं, इनकी हेल्प से हम मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स बनने वाले स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जनाब। एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा स्पेक्ट्रम की, वो ये है कि जब हम किसी बंदे को अल्लाह ना करे दिल का दौरा पड़ जाए या पेन हो जाए हर्ट में, तो हम उसका ECG करवाने जाते हैं, और ECG जो है वो इस तरह से आता है। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये वाला तो जिंदा की निशानी है, ये तो मरने के बाद इस तरह से स्पेक्ट्रम लाइन आती है। मगर मैं ये समझता हूं कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये है जनाब विद यू, और ये वाला स्पेक्ट्रम है विद आउट यू। आप मेरी बात समझ गए होंगे जनाब। इसको भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोग ECG जब करवाते हैं तो उसमें भी ये पेपर के ऊपर जो है ना इस तरह की लाइंस टेढ़ी फेढ़ी नजर आती हैं, हमें डिस्प्ले की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, उनको भी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ओके, फिर डॉक्टर आइडिया लगा लेते हैं कि बंदे को क्या मसला है, बंदे को वाकई में दिल का मसला है या इसको कोई और चक्कर है, या ये बहाने कर रहा है, या ये इसका कोई मोहब्बत का चक्कर है, कोई इसको पसंद आ गया है, या इसकी बेड़ी किनारे लग चुकी है, कुछ भी मतलब वो हो सकता है। अच्छा मेरे बेटे, अगली बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद एक और टर्म भी आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या लफ्ज़ है जनाब? स्पेक्ट्रोमीटर। वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर मेरे बेटे एक अपरेटस है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? अपरेटस है। ये एक ऐसा अपरेटस है जिसके जरिए जो स्पेक्ट्रम है वो जनरेट होता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि प्रोड्यूस अपरेटस प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम, नॉट ओनली प्रोड्यूस, बल्कि ना सिर्फ वो प्रोड्यूस करता है बल्कि एनालाइज भी करता है। एनालाइज का मतलब स्पेक्ट्रम बनाने के बाद हमें शो ऑफ भी करवाता है स्पेक्ट्रम को। तो ऐसी मशीन या ऐसा अपरेटस जिसके जरिए स्पेक्ट्रम बनता है और उस स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करके उसको एनालाइज करके शो ऑफ भी कराता है, हमें वो स्पेक्ट्रम दिखाता भी है, उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, एक और बात ये है, हम कहते हैं यहां तो हमने प्रिज्म शो किया है स्पेक्ट्रम को शो करवाने के लिए, तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है बेटा? इसमें भी प्रिज्म होता है। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रिज्म यूज होता है जो कि स्पेक्ट्रम बनाता है। अच्छा, उस बनने वाले स्पेक्ट्रम को जो दिखाए, जो चीज दिखाती है उसे डिटेक्टर कहते हैं। वो डिटेक्ट करके हमें ना पेपर के ऊपर उसका प्रिंट देकर हमें दिखाता है। यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रिज्म होगा, उसमें से लाइट गुजरेगी, उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम को डिटेक्टर डिटेक्ट करके अरेंज करके बना के हमें शो ऑफ कराएगा। हम देखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे, या हमारे पास प्रिंटर है तो प्रिंटर में हम निकाल लेंगे इस किस्म के स्पेक्ट्रम को। इज इट क्लियर? ओके, अब ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो अहम बात यह है कि हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जितनी भी शुआएं, जितनी भी रेज, जितनी भी रेडिएशंस हैं, इन तमाम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इनमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 8 किस्म की होती हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि देयर आर 8 रीजन्स। ठीक है, 8 रीजन्स होते हैं तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। आइए उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेरे बेटे, हम 8 रीजन्स को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो मैंने ना हर चीज के कुछ फार्मूले बनाए हुए होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पहले मैं इधर लिख देता हूं
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने ना एक कॉलेज है, हमने खुद से अपना कॉलेज बना लिया, उसका नाम भी रखा, कॉलेज है जनाब RMI, ठीक है, रम्मी VUX, रम्मी वैक्स GC गवर्नमेंट कॉलेज, रम्मी RMI रम्मी वैक्स गवर्नमेंट कॉलेज। ये हुई माँ वाली वैक्स नहीं है, वो जो खवातीन अपने बाजुओं पे छील फूल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, रमी वैक्स गवर्नमेंट कॉलेज। सर इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, बच्चे गिला करते हैं सर आप स्लो पढ़ाते हैं। खैर कोई मसला नहीं। आर से है जी रेडियो वेव्स, ठीक हो गया, रेडियो वेव्स ये रेडिएशंस हैं। एम से है मेरे भाई माइक्रोवेव्स, और आई से हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। वी से है विजिबल रेज या विजिबल रेडिएशन। यू से है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से है एक्स रेज, और फिर जी से है गामा रेज, जिसे हम यूं लिखते हैं गामा रेज। ठीक हो गया, ये सारे गा मा पा वो वाला नहीं, गामा रेज। और सी से क्या है? कॉस्मिक रेज। ठीक हो गया, तो ये मुख्तलिफ 8 रीजन्स हैं या 8 रीजन्स हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। ठीक है, या यूं समझ लें 8 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। अच्छा, अब अगली बात मैंने क्या बतानी थी? अगली बात मैंने ये बतानी थी कि जब आप जब आप इधर मूव करते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट आप मूव करते हैं, तो क्या होता है? राइट टू लेफ्ट जब आप मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। आप इस लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं ना, इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। और हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो वेवलेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है इस तरफ तो एनर्जी क्या हो रही होगी मेरे बेटे? एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। मतलब बताइए, मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्मिक रेज और रेडियो रेज में से या रेडियो वेव्स में से कौन सी रेडिएशंस की वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप कहेंगे रेडियो वाले की, क्योंकि इस तरफ रेडिएशंस की वेवलेंथ बढ़ रही है। और अगर आपसे कोई एनर्जी का पूछे कि माइक्रोवेव्स और विजिबल में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? इस तरफ एनर्जी कम हो रही है, ये देखें, तो किसकी एनर्जी फिर ज्यादा होगी? विजिबल की, माइक्रोवेव से ज्यादा होगी एनर्जी। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, हमारा जो मेन कंसर्न है वो रहेगा विजिबल रेस के साथ, विजिबल रेडिएशंस के साथ। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है मेरे बेटे, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ये जो व्हाइट लाइट ली थी, ये क्या थी? ये विजिबल लाइट ही तो है जो हमें नजर आती है। जितने भी ये रेडिएशंस के रीजन्स हैं, तमाम रेडिएशंस में से सिर्फ विजिबल लाइट ऐसी चीज है जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी कहते हैं, और इसके अलावा हम किसी भी रीजन को नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बताना है, उसके बाद ना अब हम इस व्हाइट लाइट के जो है ना कंपोनेंट्स को जरा डिस्कस करेंगे कि व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या वेवलेंथ है। ये आपने मेरे ख्याल से इसको याद करना है, बल्कि ज़रूरी है कि आप इसको याद करें। ठीक हो गया। असल में बेटे ये MCQs में पूछ लेता है आपसे, एंटी टेस्ट वाला भी पूछ सकता है अगर ये एंटी टेस्ट में शामिल हुआ, नहीं तो एंटी टेस्ट वाले ने ना पूछा तो कम से कम पेपर वाला भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। तो मैं ना जनाब इसके पोर्शन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया, ये 6 हो गए। अच्छा, अब ना ये लफ्ज मैंने आपको याद करवाया है विबगायर। कौन सा? विबगायर। ये देखें विबगायर, दोबारा लिख लेते हैं इस जगह पे, VIB विबगायर, GYOR विबगायर। वी से है वायलेट कलर, तो इधर है जनाब वायलेट कलर। कौन सा कलर है? वायलेट कलर। अच्छा,
अब आगे क्या है, आगे आई है जो कि इंडिगो है। अब इंडिगो जो कलर होता है ना वो ब्लू और वायलेट के दरमियान बहुत थोड़ा सा होता है। इंडिगो जैज का साइन है, जैज सिम है, उसका साइन आपने बना हुआ देखा, उसके अंदर जो कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है। इंडिगो और ब्लू के दरमियान, सॉरी वायलेट और ब्लू के दरमियान इंडिगो है, इसलिए उसको इधर इस स्पेक्ट्रम में या इस रीजन में उन्होंने नहीं लिखा, तो हम भी नहीं लिखेंगे, आप समझा देंगे। फिर उसके बाद ब्लू है, वायलेट के बाद ब्लू है, और फिर ब्लू के बाद जनाब ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन के बाद मेरे बेटे येलो है, येलो के बाद भाईजान ऑरेंज है, और ऑरेंज के बाद बेटे सबसे खूबसूरत और पसंदीदा कलर रेड है। अच्छा, हमारे लिए तो इतनी अहम नहीं है, बल्कि जो हिंदुस्तान में हिंदू लोग हैं उनके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि वो इस लाल कलर से शादी कर लेते हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं। अब इस वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है, यानी वायलेट कलर के अंदर जो वेव्स होती हैं, या वायलेट कलर की जो रोशनी के अंदर वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है? वो होती है 400 से 430 के दरमियान। क्या सर? नैनोमीटर। और आगे है जनाब 480 नैनोमीटर, फिर 550 नैनोमीटर, फिर 600 नैनोमीटर, या 620 नैनोमीटर है मेरा ख्याल है, ये 620 नैनोमीटर, एंड दिस इज 680 नैनोमीटर, और ये है 800 नैनोमीटर। ठीक है, ये गालबन 600 है या 620 है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि ये जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ 400 से 430 के दरमियान होती है, और ब्लू की 430 से 480 के दरमियान, फिर 480 से 550 के दरमियान, फिर 550 से 600 के दरमियान, और फिर 600 से 680 के दरमियान ऑरेंज कलर, और फिर 800 तक रेड कलर की है। मगर आपकी टेक्स्ट बुक में 750 लिखा हुआ है। ये इस तरह जो डायग्राम है उसमें 800 बना हुआ है, टेक्स्ट बुक की जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? 750। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो 750 या 800, वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो जनाब 850 भी दे दे और 750 भी दे दे, वो दोनों में से एक देगा। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। ओके, अच्छा, तो अब आप जरा गौर से देखें, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी क्या हो रही होगी? जाहिर सी बात है, एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन और रेड कलर में किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो जाहिर है आप कहेंगे कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और ग्रीन कलर की वेवलेंथ कम है। ठीक हो गया। तो ये वो चीजें थी जो एमसीक्यू के लिए पूछी जाती हैं, जिसके लिए मैंने आपके सामने ये बनाई। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम की जो टाइप्स हैं उन्हें पढ़ा जाएगा। स्पेक्ट्रम की मेरे बेटे दो मेन या अहम टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है? स्पेक्ट्रम की सबसे पहली टाइप है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरी टाइप होती है लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम है जनाब? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहले ना हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, फिर हम लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, फिर उसकी भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो मेरे बेटे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो ऐसा स्पेक्ट्रम होता है द स्पेक्ट्रम इन विच बाउंड्री लाइन्स कैन नॉट बी सीन। बाउंड्री लाइन्स कैन नॉट बी सीन, एक ये बात हम लिखेंगे इसके लिए। और दूसरी बात हम इसके लिए लिखेंगे कि कलर्स आर मर्ज्ड। कलर्स जो हैं वो मर्ज होते हैं इनटू ईच अदर। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स बैंड। अच्छा, और तीसरी बात इसकी एग्जाम्पल है रेनबो। बारिश के बाद कौसे कज़ा, धनक। और आखिरी बात इसके लिए जो आपने याद रखनी है वो इट इज द
characteristic of, it is the characteristic of matter in bulk। आइए चारों बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रेनबो को हम एग्जाम्पल लेकर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम रेनबो जो बारिश के बाद कौसे कज़ा नजर आती है उसे हम रेनबो कहते हैं। वो कैसे बनती है? जब बारिश होती है तो बारिश के फौरन बाद बारिश के कुछ कतरे फिजा में मुअल्लिक हो जाते हैं, रह जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। उन कतरों के ऊपर से जब वाइट लाइट सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो प्रिज्म का काम करते हैं और वाइट लाइट को डिस्पर्स करके 7 कलर्स बना देते हैं। आप गौर से देखिएगा, कभी कभी ऊपर जो है ना रेड कलर होता है और नीचे जो है ना वो वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो वो 7 कलर्स में वो बिखर जाती है वाइट लाइट जो कि रेनबो बनाती है। अब वो जो रेनबो है ना उसके अंदर आप अगर देखें तो आपको इस बात का आइडिया नहीं होता कि रेड कलर कहाँ पर ख़त्म हुआ है और ऑरेंज कहाँ से शुरू हुआ है, फिर ऑरेंज कहाँ पे ख़त्म हुआ है और येलो कहाँ से शुरू हुआ है। वो एक दूसरे के अंदर जो कलर्स हैं वो मर्ज होते हैं, वो एक दूसरे में गुम होते हैं, एक दूसरे में डिस्पर्स होते हैं, मतलब यूं समझें डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर, एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि कौन से कलर अब खत्म हो गया है, बाउंड्री का पता नहीं चलता। वी कैन नॉट सी द बाउंड्री लाइंस। मैंने लिखा भी है कि बाउंड्री लाइंस कैन नॉट बी सीन, हम बाउंड्री लाइंस को नहीं देख सकते और कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर। वी कैन नॉट सी बाउंड्री लाइंस एंड cannot see and colors are merged into each other. Rainbow is the example. ये जो आखिरी बात है ये बड़ी अहम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत सारी मैटर का इकट्ठ जहाँ पर हो वहाँ पर बनता है। आप देखें ना बहुत सारे कलर हैं, तो ये कलर्स क्या हैं? फोटॉन हैं, ये लाइट के पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल हैं तो इनको भी आप मैटर कहते हैं। तो बहुत सारे मैटर्स इकट्ठे होती है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी रेनबो बनती है। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर व्हेन इट इज़ इन बल्क। जब मैटर बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मैटर का इकट्ठ होगा, वहाँ पर ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, बनेगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें इस तरफ बोर्ड को इरेज करना होगा। तो बोर्ड को इरेज करने के लिए हमें कोई ना कोई डस्टर की ज़रूरत है, तो डस्टर तो हम लाए नहीं। खैर, अच्छा जनाब, अब आगे देखते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल से। मैं इंशाल्लाह टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, तो आप तवज्जो करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसके लिए सॉरी, ये मैं लाया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, टाइम होता नहीं है तो लेक्चर फिर कभी कभी बनाने पड़ जाते हैं, फिर इसलिए ये थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट क्या है। फिर मैंने सेटिंग की है दूसरी जगह पे, पहले मैं किसी और जगह पे लेक्चर बनाता था, मैंने और रूम सेट किया लेक्चर्स के लिए, वो ज़रा नामुनासिब लग रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी अरेंजमेंट की वजह से ना चेंजिंग्स आ जाती है। तो यू विल कोऑपरेट विद मी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है मेरे बेटे, इसमें वी कैन सी बाउंड्री लाइन, वी कैन सी लाइंस, हम लाइंस को देख सकते हैं, बाउंड्री लाइंस को देख सकते हैं। और कलर्स आर नॉट मर्ज इनटू ईच अदर, ठीक है, कलर्स आर नॉट मर्ज, एक दूसरे में कलर जो हैं वो मर्ज नहीं होते। वी कैन डिफ्रेंशिएट कि ये फलां कलर शुरू हो गया, फलां कलर ये ख़त्म हो गया, हम देख सकते हैं इस किस्म के स्पेक्ट्रम में। तो अच्छा जनाब, और इसे लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइंस बनती हैं। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, ये एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो वाला जो स्पेक्ट्रम था वो था जब बल्क में बहुत ज़्यादा मिकदार में एक जगह पर मैटर होती थी, मगर इधर ऐसा नहीं है। ये एक एटम होगा,
उस एटम का स्पेक्ट्रम बनेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। मिसाल भी लेंगे, मगर पहले हम ये देखेंगे हाउ लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे पैदा होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरे बेटे इस बात को डिटेल से समझिएगा। सबसे पहले मेरे पास कोई एक एलिमेंट है या फिर एलिमेंट्स के कंपाउंड है, ठीक है, या मॉलिक्यूल है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर ये सॉलिड है तो आपने क्या करना है, इसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, या फिर आपने इसको वोलेटिलाइज कराना है। वोलेटिलाइज समझते हैं ना, वोलाटिलाइज, ठीक है, इसको वोलेटिलाइज करना है। तो अगर आपका जो कंपाउंड है या एलिमेंट है वो सॉलिड है तो आप इसको हीट करेंगे और ये गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, वोलेटिलाइज हो जाएगा हीट करने से, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी जो सब्सटेंस है या जो एटम है वो गैसियस फॉर्म में है तो फिर आप उसको वोलेटिलाइज नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी वोलेटिलाइज होगा। तो गैसियस फॉर्म में या वोलेटिलाइज फॉर्म में जो आपके पास एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको आप दोबारा हीट करेंगे। अगर आप दोबारा हीट नहीं करते तो इलेक्ट्रिक करंट दें। क्या दें मेरे बेटे? करंट दें उनको। सर के करंट कहाँ से आएगा? गैसियस फॉर्म में चेंज करके गैस को, किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें, उसमें से करंट गुजार दें डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसमें से करंट गुजर जाएगा। या आप हीट करेंगे या आप उसमें से करंट गुजारेंगे, दोनों में से कोई एक काम करें, दोनों नहीं करते। तो ऐसा जब होगा तो इस गैसियस, इस वोलेटिलाइज्ड फॉर्म वाले सैंपल में से कुछ रेडिएशंस इमिट होंगी, रेडिएशंस, कुछ शुआएं निकलेंगी, कुछ लाइट निकलेगी। उन रेडिएशंस को आप क्या करेंगे? उन रेडिएशंस को आप स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर लगा हुआ होगा प्रिज्म, वो प्रिज्म इन रेज का स्पेक्ट्रम बनाएगा और वो जो स्पेक्ट्रम है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करके आपको स्पेक्ट्रम दे देगा और वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे, इस तरह से स्पेक्ट्रम की लाइंस आएंगी, ऐसे लाइंस, स्पेस्ड लाइंस, दरमियान में फासला भी होगा, ठीक है, ज्यादा कम कुछ भी फासला हो सकता है। और ये जो लाइंस आएंगी इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये लाइंस कलर्ड हो सकती हैं, कलर्ड या ब्राइट हो सकती हैं। ये लाइंस डार्क भी हो सकती हैं, ब्लैक कलर की डार्क भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, जनरेट होता है स्पेक्ट्रम, सही हो गया, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो कहता है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, हर एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सोडियम ले लूँ ना, सोडियम Na, सोडियम का एटम ले लूँ तो उसका कैसा स्पेक्ट्रम होता है? उसकी सिर्फ 2 येलो लाइंस आती हैं। कितनी लाइंस आती हैं? 2 येलो लाइंस बस। और अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन की गैस को फिल कर देता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब में या उसको गैसेस फॉर्म में लेकर उसे हीट करता हूँ तो उसकी सेवरल्स लाइंस आएंगी, बहुत सारी लाइंस आती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब तक जितना हमने डिस्कस किया ये सारा क्या था? ये सारा था लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ओके, अगली बात क्या है? अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की कुछ टाइप्स हैं जिन्हें अब हम देखेंगे, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, जिसके लिए मुझे ये बोर्ड इरेज करना है। और हम आगे चल रहे हैं स्पेक्ट्रम पढ़ने। कौन सा स्पेक्ट्रम बेटे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स, ठीक। अच्छा जनाब, दस्ती काम किया मैंने, कागज से बोर्ड साफ, मगर सही हो नहीं रहा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपके लिए हम बना कर लेकर आएंगे।
क्या लेकर आएंगे सर आप? हम आपके लिए लाएंगे रसगुल्ले। नहीं, रसगुल्ले नहीं, हम आपके लिए लाएंगे डस्टर। आपको क्या फायदा, बोर्ड बड़ा साफ हो जाएगा। क्लास में पढ़ाने का तरीका और होता है, और इस तरह से अकेले में मुझे क्या पता मुझे कौन सुनेगा, बड़ा मोहतात होके बोलता हूँ। मगर आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम की टाइप्स। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा मेरे बेटे होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जी, ये दो तरह के स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ना हमने ये एक जो है एक बॉक्स लिया है या कोई भी चीज़ ली है, तो इसके अंदर ना हम अपना कोई गैस फिल कर देते हैं। अगर ये सॉलिड था हमारा सैंपल, तो हम पहले इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स आप इनको कह लें हमारे सैंपल के। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको हीट करना है। इसको क्या करना है मेरे बेटे, इसको हीट करना है। अगर हीट नहीं कर सकते तो इसमें से करंट गुजार दीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब में रख के। करंट जब गुजारेंगे या हीट करेंगे तो इस सैंपल में से, इस गैस के मॉलिक्यूल्स में से कुछ शुआएं निकलेंगी, कुछ रेडिएशंस इमिट होंगी, ये शुआएं निकलेंगी, ये रेडिएशंस निकलेंगी। इन रेडिएशंस को हमने क्या करना है, हमने स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारना है, स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारना है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, इसका स्पेक्ट्रम बनाएगा। और आपकी बुक में स्पेक्ट्रोमीटर की बजाय इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने डिटेक्टर लिखा हुआ है। तो बात तो एक है, डिटेक्टर कहाँ होता है, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर लिखा हो या डिटेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन रेडिएशंस को जब स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारेंगे तो गुजरने के बाद इनका जो है ना मेरे बेटे स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा, स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा। वो जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह का होगा, थोड़ी सी उसकी डिटेल लेते हैं। ये ना मैं इस सारे डब्बे को ब्लैक कलर के मार्कर से फिल कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको क्यों एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम तो इसको इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये रेडिएशन जो इमिट होती हैं वो हीट करने से या करंट गुजारने से सैंपल के, इन इमिट होने वाली एमिशन से, इमिट होने वाली रेडिएशन से जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना मेरे बेटे डार्क बैकग्राउंड होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है और ब्राइट लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट लाइंस होती हैं। सर कैसे, देखिए ये इस तरह की लाइंस आती हैं, ये 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 देखिए, ये पीछे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड डार्क है और उसके ऊपर ब्राइट लाइंस हैं। ये कलर्स हो सकती हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, किसी भी कलर की हो सकती हैं, या फिर ऐसे ब्राइट वाइट कलर भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब किसी बंदे की हड्डी टूट जाती है तो वो एक्सरे करवाने जाता है, तो जब एक्सरे बाहर निकलता है तो जहाँ जहाँ हड्डी होती है वो जगह आपको वाइट नज़र आ रही होती है, जहाँ हड्डी नहीं होती वो बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा होता है। तो ये जो एक्सरे का बनना है, उसकी पिक्चर का बनना है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक तो नहीं है मगर बट इज दिस इज आल्सो एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको। उसके बाद वो कहता है कि ये कैसे, ये रेस क्यों निकली, गैस के मॉलिक्यूल्स में से रेस क्यों निकली जब आपने इसको हीट किया या करंट दिया। तो उसका मैं आपको एक उस एग्जांपल से बताता हूँ कि फर्ज करें इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल थी। हाइड्रोजन गैस अगर फिल थी तो मैं हाइड्रोजन के एटम को देखूं, पहला न्यूक्लियस, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, सो ऑन, काफी सारे शेल्स होते हैं ना। अब हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहले शेल में घूमता रहता है, सही हो गया। तो जब आप इस गैस के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे
तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम में मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को जब इस हीट से एनर्जी मिलेगी या करंट से एनर्जी मिलेगी, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। हायर ऑर्बिट का मतलब है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी ऑर्बिट में वो जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पीछे से किस लेवल की एनर्जी की लाइट आई है या एनर्जी आई है, उस कितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी होगी उसके लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये यहां नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर जाता है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है और एटम हमेशा चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी में रहूं। तो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर में आएगा, घर में भी आ सकता है या दूसरे तीसरे किसी नीचे वाले ऑर्बिट में भी आ सकता है। बोर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा गया था कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और जब वो एक्साइट होने के बाद डी एक्साइटेशन वापस अपने ऑर्बिट में आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वही वो इमिट करता है, और ये वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो हमें नजर आ रही है, यानी ये एनर्जी एमिशन। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो जो एनर्जी गेन कर चुका था वो लाइट की सूरत में, रेस की सूरत में, रेडिएशन की सूरत में निकाल देगा, और उस निकलने वाली एनर्जी को, उस निकलने वाली लाइट को, रेडिएशंस को हम डिटेक्टर में से गुजार कर उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा जिसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है जी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने एक बॉक्स लिया, इसके अंदर अपना सैंपल ले लें, गैस की फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले उसे गैस में कन्वर्ट करें, और इसका आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं हैं तो एटम हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है, हीट नहीं करना, करंट नहीं देना, आपने वाइट लाइट गुजारनी है। कौन सी लाइट गुजारनी है मेरे बेटे? वाइट लाइट, इनकैंडिसेंट बल्ब जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो वाली लाइट गुजार दें। अब सूरज को तो आप पकड़ के नहीं ला सकते ना, तो उस तरह की आर्टिफिशियल लाइट, वाइट लाइट इसमें से गुजारें। क्या होता है कि जब वाइट लाइट बहुत सारी इसमें से गुजरती है तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये मॉलिक्यूल, और एक आधी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, जो नहीं होती बच जाती है, रेस्ट में रिमेनिंग जो होती है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप डिटेक्टर में से गुजारते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं, और वो इसका स्पेक्ट्रम दे देता है उस लाइट का जो एब्जॉर्ब नहीं हुई बल्कि इधर से गुजारी गई, इधर से निकल आई, उसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आता है। डार्क लाइंस एंड ब्राइट बैकग्राउंड, मैं लिख देता हूं, डार्क लाइंस एंड ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, ब्राइट बैकग्राउंड और डार्क लाइंस आती हैं। आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर का हमारा बैकग्राउंड है और उसमें ब्लैक कलर की लाइंस हैं, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि ये किस तरह से बनता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ये आपका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, और इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इधर से जब आपने व्हाइट लाइट गुजारी, डाली इस पे, तो आप देखें व्हाइट लाइट में मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। जब वो इधर से गुजरती हैं, अब एक लाइट आ रही है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और ये जंप करके हायर ऑर्बिट में जाए, क्योंकि मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट आ रही होती है ना, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, तो एनर्जी इतनी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट की जाए और इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जाए। तो जो लाइट इलेक्ट्रॉन को टकराएगी और कहेगी चलो भी जंप करो, वो कहेगा नहीं मैं जंप नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में भेज सको, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। तो ये लाइट कहेगी तो फिर मैं कहां जाऊं, मैं भी ऐसे ही गुजर जाती हूं, तो ये इधर से गुजर जाएगी। अच्छा, कुछ लाइट्स ऐसी होंगी, कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जो इनको जंप करवाएंगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। अब जो एनर्जी मिली है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, वो तो एक्साइट करने में यूज हो गई, और बाकी जो है, जो नहीं इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकी, जिसकी एनर्जी कम थी, वो इधर से गुजर गई। जो गुजर गई वो ये वाली है।
उसी को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, उसी का स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इधर एक सवाल जहन में आता है, वो ये है कि सर देखिए इधर क्या हुआ था, आपने हीट किया था, लाइट ने एक्साइट किया, हीट ने एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके वापस अपने घर में आया तो एनर्जी जो निकली उसका स्पेक्ट्रम बना। इधर आपने व्हाइट लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, एनर्जी जो है वो यूज हो गई, ठीक, जो बच गई वो निकली, उसका आपने स्पेक्ट्रम देखा, जो बच गई वो इधर से निकली, उसका स्पेक्ट्रम देखा। ये इसका जो स्पेक्ट्रम आपने देख लिया, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है तो ये भी तो वापस आएगा ना अपने घर में। जब तक ये वापस आता है उस वक्त तक ये वाली रेस गुजर चुकी होती है, इसका टाइम भी खत्म हो चुका होता है। तो इस वाली वापस आने वाली रेडिएशन का हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। तो हमने क्या देखना है, हमने डार्क लाइंस ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखनी है। एक बात इसमें बड़ी ही दिलचस्प है, वो ये है कि आप अगर देखें तो ये जो लाइंस हैं और ये वाली लाइंस हैं, अगर हमने सैंपल सेम लिया है, इधर जो सैंपल लिया है वही सैंपल इधर लिया है, और इसका एटॉमिक एमिशन और इसका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा है, तो सब इन वाली लाइंस और इन वाली लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। इधर जो फासला होगा इधर वही फासला होगा, इधर जो फासला होगा इधर वही फासला होगा। तो डिफरेंस किस चीज का होगा? डिफरेंस सिर्फ इस चीज का होगा कि इधर डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइन है, और इधर ब्राइट बैकग्राउंड और डार्क लाइन है। और अगली बात और आखिरी बात वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ये जो लाइंस स्पेक्ट्रम के दरमियान डिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ ज्यादा है तो उनके लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ कम है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो आज का हमारा आर्टिकल इधर ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स बड़ी डिटेल से समझा पाऊँ। अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फलां प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।